नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक खोल के रखी होगी। आज हम विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बल और यंत्र के बारे में, और आज हम इसके तीसरे भाग मशीन के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मशीनों के बारे में जाना था। मशीनें ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारा कार्य सुविधाजनक, आसान और शीघ्रता से कर देती हैं। जैसे कि ये पानी का जहाज, अगर हमें समुद्र पार करना हो तो कितना समय लगेगा तैरने में, पर हम पानी के जहाज में बैठते हैं और जल्दी बहुत ही कम समय में इस समुद्र को पार कर ले जाते हैं। तो ये जहाज क्या हुआ, एक मशीन। मशीन से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है और इसमें ऊर्जा की और समय की दोनों की बचत होती है। सो मशीनों के कुछ प्रकार हैं घिरनी, हथौड़ा, पेचकस और स्क्रू जैक। जैसे आपके घर में जो छोटे छोटे औजार होते हैं, जैसे ये चम्मच या फिर ये प्लायर जिसको हम प्लास भी कहते हैं, ये सब मशीनें ही हैं। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सरल चीज़ें हैं, इनको हम मशीनें कैसे कह सकते हैं, पर बच्चों ये सरल मशीनें हैं। और जब बहुत सारी सरल मशीनें मिलती हैं तो कठिन जटिल मशीनें बनती हैं। इस प्रकार मशीनों के दो प्रकार होते हैं, सरल मशीनें जैसे कि ये पेचकस, या फिर जटिल मशीनें जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे और सरल मशीनें जुड़ के एक साथ कार्य करते हैं, तो बहुत जटिल मशीन बनती है जिससे बड़े काम किए जा सकते हैं। सरल मशीन ऐसा साधन है जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करता है। ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सरल मशीनें। और ये सब चीज़ें हैं, जैसे इनके उदाहरण हैं हथौड़ा, घिरनी, पेचकस और चाबी। ठीक है। और जटिल मशीनें क्या होंगी, जटिल मशीनें कई सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं, जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन और चारा काटने वाली मशीन। जैसे कि यहाँ पर हमें ये क्रेन दिखाई पड़ रही है, या फिर ये साइकिल। सरल मशीनें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, एक सीधी छड़ होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। या फिर पेंच जिसको हम स्क्रू भी कहते हैं, या फिर एक झुका तल, यानी ऐसा टेढ़ा सा तल जो समतल ना हो, ऐसा टेढ़ा सा होता है, इसको हम, ये भी एक सरल मशीन है। या फिर घिरनी जिससे हम पानी भरते हैं, कुएं से पानी भरते हैं, जो पहिया लगा होता है उसको घिरनी कहते हैं। और पहिया और धुरी। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की सरल मशीन होती हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है, ये एक झुका हुआ तल है, ये घिरनी और ये पहिया। तो सबसे पहले हम उत्तोलक के बारे में जानते हैं। ये देखो, ये एक हमें सीधी डंडी दिख रही है। ये डंडी क्या है, ये एक छड़ है। तो ये एक उत्तोलक का कार्य कर सकती है। कैसे, अगर हम इसको बीच में यहाँ पर कुछ रख दें और हमको ये भार उठाना है इससे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बल लगाया। तो ये बल लगाएंगे तो ये जो भारी वस्तु है ये उठ जाएगी। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, उत्तोलक। इसको इंग्लिश में हम लिवर भी कहते हैं। ठीक है। उत्तोलक, इसमें क्या होता है, एक छड़ होती है, कैसी भी छड़ हो सकती है, जैसे आपकी चम्मच है, या हमने इस तरह की अभी एक स्टील की है, जैसे ये छड़ दिखाई इस तरह से, या कोई भी एक छड़ होगी। ठीक है। या ये जो आपका चाकू है, ये भी आपका उत्तोलक की श्रेणी में आता है। तो एक छड़ होगी जिसमें 3 काम हो रहे होंगे। उसमें एक जगह आलंब होगा, एक जगह आयास और एक जगह भार। आलंब को हम फलक्रम कहते हैं इंग्लिश में। क्या, फलक्रम। ठीक है। आयास को एफर्ट कहते हैं, इसको हमने पिछले पाठ में जाना था। जब हम मशीन में कोई भी बल लगाते हैं तो उस बल को हम आयास कहते हैं। और भार यानी जहाँ से हमें काम करना है। उत्तोलक में जो 3 बिंदु हमने जाने, आलंब। आलंब क्या होता है, वह पॉइंट जिसके दोनों तरफ वो छड़ घूम सकती है। जैसे हमने कैंची देखी, इसका ये जो पॉइंट था स्क्रू वाला, इसके दोनों तरफ ये जो हमारा जो कैंची की छड़ है ये घूम रही है। जैसे कि ये चाकू, चाकू में भी क्या है, चाकू इस छोर से आगे पीछे घूम रहा है। तो चाकू का यह छोर और कैंची का यह बीच वाला बिंदु, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आलंब। तो आलंब क्या हुआ, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है, मतलब इस पॉइंट पे इसको कोई रोक नहीं रहा, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आलंब यानी फलक्रम। और जिस पॉइंट पर हम काम करते हैं,
जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मशीन अपने आप काम नहीं करती, उस पर काम करना पड़ता है। जैसे बैलों को हल चलाना पड़ता है, तो बैल हल पर क्या लगाते हैं? आयास। मनुष्य मशीन पर क्या लगाता है? आयास। तो जिस जगह हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, हम भार लगा रहे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं आयास। ठीक है, तो हम यहाँ उंगली डालकर इस तरह से मशीन को चलाते हैं। तो हमने भार कहाँ लगाया? इस पॉइंट में। हमारा अपनी ताकत यहाँ लगी, तो ये पॉइंट कहलाता है आयास। इंग्लिश में से हम एफर्ट कहते हैं। तो एफर्ट क्या हुआ? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, इसको हम उपयोग में लाने के लिए जहाँ बल लगाते हैं, जैसे चाकू में हम उपयोग में लाने के लिए हम यहाँ पकड़ेंगे, तो यहाँ हम बल लगाएंगे, हमारा पेशीय बल इस हैंडल पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ हमारा आयास यानी एफर्ट। और भार यानी जैसे ये चाकू है, इसकी धार पर काम हो रहा है। ठीक है, धार पर हम सब्जी काटते हैं या कोई भी और चीज़ काट सकते हैं। तो यहाँ जहाँ हमें काम चाहिए वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है लोड या भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जा रहा है या जो कार्य किया जा रहा है वो होता है एफर्ट। जैसे इस कैंची में हमारा भार किस तरफ आएगा? इस कैंची में भार यहाँ आएगा, क्योंकि काम तो यहाँ होगा। हमने तो ताकत यहाँ लगाई, लेकिन कपड़ा यहाँ कटा, इस तरह से कटा ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? भार। तो इस कैंची के 3 बिंदु क्या हुए? ये हो गया आलंब, ये हो गया आयास और ये हो गया भार। इसी प्रकार इस चाकू के क्या 3 पॉइंट हो गए? ये हो गया आलंब, ये हो गया आयास और यहाँ हो गया भार। ठीक है, अब इस चित्र में देख लेते हैं। इस चित्र में यहाँ पर ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ के दोनों ओर ये जो छड़ है वो आगे पीछे घूम रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हुआ? आलंब। और हमने ताकत किस तरफ लगाई? यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? आयास। और यहाँ पर ये भारी बोझा उठ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? भार। ठीक है, तो ये जो 3 बिंदु हैं आलंब, आयास और भार, इनकी वजह से जो उत्तोलक है वो 3 श्रेणियों में या 3 प्रकार में बांटा जाता है। तो वो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। यहाँ पर जो भार, आयास और आलंब है, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो आयास और भार के मध्य आलंब होता है, यानी जो जोड़ने वाला पॉइंट है, जिसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है, वो बीच में होगा। जैसे कि ये कैंची में था। कैंची में ये कैंची के 2 छड़ हैं, एक छड़ ये, एक छड़ ये, और यहाँ पर इन दोनों छड़ों को स्क्रू से बांधा गया है। तो ये जो कैंची की छड़ें हैं, ये इस बिंदु के दोनों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? आलंब। ठीक है, और हमने यहाँ ताकत लगाई, तो ये आयास, और काम यहाँ हुआ तो भार। तो भार और आयास के बीच में आलंब है। तो आलंब की स्थिति क्या हुई? बीच में। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण क्या हुए? जैसे कि यहाँ पर आलंब क्या है? यहाँ बीच में, और हमने छोटी सी ताकत यहाँ लगाई और ज़्यादा सा काम यहाँ किया। ठीक है, तो जहाँ काम हुआ वो क्या हुआ? भार। जहाँ ताकत लगाई वो आयास। इसके उदाहरण हुए सीसॉ। जैसे कि बच्चे झूल रहे हैं ना, जब ये नीचे जाएगी तो ये बच्चा उठ जाएगा, और फिर ये बच्चा नीचे आएगा तो ये बच्ची उठ जाएगी। तो यहाँ पर किसके चारों तरफ घूम रहा है? यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? आलंब। यहाँ पर ये ताकत लगा रहे, जब नीचे वाला बच्चा ऊपर आएगा तो इधर हो जाएगा आयास, और जब ऊपर वाला बच्चा नीचे जाएगा तो उधर आयास हो जाएगा। तो आयास और भार की स्थिति इस झूले में बदलती रहती है। फिर नल में कहाँ है? ये पॉइंट के नल दोनों तरफ ऊपर नीचे घूम रहा है इसका हैंडल। तो और हम ताकत कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं। इस जगह हम नल में ताकत लगा रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये काम करता, ऊपर उठता है और यहाँ से पानी निकल आता है। तो जब ये पानी ऊपर उठता है तो ये जो छड़ हुई हमारी, ये पूरा नल नहीं, सिर्फ ये जो छड़ हुई, ये छड़ हमारी प्रथम प्रकार की उत्तोलक हुई। यहाँ हो गया आयास, ये हो गया आलंब और ये हो गया भार। इसी प्रकार से ये हमारी कील निकालने वाली हथौड़ी, हमने ताकत कहाँ लगाई? इस जगह पे, यहाँ पकड़ा, और आलंब कहाँ हुआ? ये पॉइंट जो है नीचे वाला, ये जो दिख रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे ये जो हथौड़ा है ये घूम सकता है, और उसने कील को ऐसे उखाड़ दिया। तो हमारा जो हमारा आयास है, जो हमने काम किया, वो यहाँ है। ये यहाँ पॉइंट पे दोनों तरफ घूम सकती है हथौड़ी, और जो हथौड़ी से काम हुआ वो इस जगह हुआ, यानी भार यहाँ हुआ, फलग्रम यहाँ हुआ और एफर्ट यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसी तरह से प्लास में भी ये पॉइंट पे ये छड़, दोनों प्लास की छड़ें ऊपर नीचे घूम सकती हैं, तो यहाँ पे भी
ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और ये कैंची भी हमारी प्रथम प्रकार की उत्तोलक है। अब हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो भार होता है वो यानी जो कार्य होगा वो बीच में होता है, इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। और जो हम काम करते हैं यानी आयास लगाते हैं वो यहाँ पर होगा। और जो बिंदु के दोनों तरफ जो मशीन घूमेगी या छड़ घूमेगी वो ये पॉइंट है, यानी जो हमारा आलंब था वो पीछे चला गया। पहले आलंब बीच में था, अब एक छोर पे आ गया है, ठीक है। तो आलंब कहाँ हुआ? ये पॉइंट पे, जहाँ पे ये सरौते का स्क्रू है। ये क्या दिख रहा है चित्र में? सरौता दिख रहा है। और यहाँ पर हम ऐसे पकड़ के ऐसे कस के दबाते हैं, सरौते में सुपारी रख के, और सुपारी के 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सरौता में जहाँ हैंडल है यहाँ पर हो गया आयास, और यहाँ पर हम सुपारी रखेंगे काटने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? भार। जो काम होना है वो क्या होगा? भार, ठीक है। और इसी प्रकार से कूड़ा वाली गाड़ी, ये भी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। कैसे? ये देखिए, जो पहिए का पॉइंट है, ये पूरी गाड़ी इस पहिए के पॉइंट से घूमती है, नीचे से पूरी इधर हो जाएगी इस पॉइंट पर, यानी एक छोर पर आलंब आया। ये पूरी गाड़ी इस छोर पर यानी इस पहिए पर घूम रही है। और जो भार है वो कहाँ है? बीच में। यहाँ पर कूड़ा या गमले या पौधे कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। और ये हैंडल है, हम यहाँ से इस गाड़ी को खींच सकते हैं। तो ये कैसे प्रकार का उत्तोलक हुआ? ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हुआ। और अब हम देखते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो भार होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं वो बीच में कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हम ताकत लगा रहे होते हैं वो बीच में लगा रहे होते हैं, और जो कार्य हो रहा होता है वो आखिरी छोर पर हो रहा होता है। जैसे कि ये चिमटी में दिख रहा है, बालों को वो यहाँ पकड़ के रखेगी, और हम यहाँ पर उसको खोलेंगे और ये यहाँ से बंद है, ठीक है। चिमटी हो गई या चिमटा हो गया जो आपका, उसमें हम कहाँ पकड़ते हैं? जैसे कि मेरे पास ये देखिए, मेरे पास ये एक तरह का औजार है जो कपड़ों में रोई निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे बंद है, और मैंने यहाँ पे लगाया भार, मतलब अपना ताकत। तो ये जो बल लगाया वो यहाँ, तो आयास कहाँ लगा? यहाँ पर। और काम कहाँ होना? ये काटती जाती है उस कपड़े को, काम यहाँ हो रहा है, ठीक। तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ क्या लगा? भार। और जहाँ मैं बल लगा रही हूँ यानी आयास कहाँ लगा? यहाँ। और ये कौन से पॉइंट पे के दोनों ओर घूम रहा है? इस पॉइंट के ऊपर से ऊपर नीचे, ये जो छड़ है, एक छड़ और ये 2 छड़ इस पॉइंट के आगे पीछे घूम रही हैं। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हुआ? ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक हुआ, ठीक है। तो जो आलम हुआ वो कहाँ हुआ? इस छोर पर। और आयास कहाँ हुआ? काम, यानी हमने कहाँ बल लगाया? इस जगह पर। और भार कहाँ? आखिरी उसमें हुआ। और इसी प्रकार से जो हमारा चिमटा होता है उसमें ये यहाँ पर जुड़ा होता है, तो यहाँ के दोनों ओर जो छड़ होती है ऊपर नीचे कर रही होती है, हम उसे यहाँ पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये काम यहाँ हो रहा होता है। इसी प्रकार से जो हमारा चाकू है ये भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि चाकू इस छोर से आगे पीछे हो रहा है और हम यहाँ इसका बल लगा रहे हैं और काम हमारा यहाँ हो रहा है। और जो दूसरी हमने पहली जो सरल मशीन है वो उत्तोलक पढ़ ली, यानी लिवर। लिवर को क्या एक बहुत अच्छा उदाहरण, आप मीना के जो एपिसोड आते हैं आपको बहुत अच्छी लगती होगी ना मीना, उसका एक एपिसोड है मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आप सब ज़रूर वो एपिसोड देखिएगा। तो दूसरी जो सरल मशीन है वो है स्क्रू यानी पेंच। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक ये स्क्रू है, ठीक है। और ये है हमारा, इसमें जाएगा इस तरह से नट। तो स्क्रू और नट एक बहुत अच्छी सरल मशीन होती है, इससे बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और इसको हम किससे खोलते हैं? इसको हम स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की सहायता से खोलते हैं। ये हमारा पेचकस है, इसकी सहायता से हम कोई भी स्क्रू को खोल या बंद कर सकते हैं। और इसको मोटर वाहनों पहियों में निकालने में बहुत आसानी होती है। ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं स्क्रू जैक। ये कहाँ लगता है? ये गाड़ियों में लग जाता है। तो जब कोई गाड़ी ख़राब होती है, उसका पहिया ख़राब होता है, तो पहिए की जगह इसको लगा के, और ये जो आपको लंबा सा स्क्रू दिख रहा है ना, ये पूरा इसको करके खोल देते हैं, तो ये ऐसे खुल जाता है। नहीं तो ये इस तरह से होता है और यहाँ से पहिया गाड़ी का बाहर निकल आता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी मशीन है गाड़ी से पहिया निकालने के लिए। जो तीसरी हमारी मशीन है वो है झुका तल, यानी कि हमारा
जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये एक तल है, ठीक है, इस पर मैंने ये रख दी, एक गोल सी चीज़। अब मैंने इसको उठाया तो ये अपने आप चलने लगी। यानी जब झुका हुआ तल है उसमें काम होता है, लेकिन वही तल अगर समतल रखा हुआ है तो उसमें काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से झुके हुए तल के क्या क्या उदाहरण है, मकानों की सीढ़ियाँ। ये देखिए, यहाँ जो सीढ़ी है ये टेढ़ी है ना, और सीढ़ी कितना आसानी से हम सीढ़ी की वजह से एक तल से वो दूसरे तल पे पहुँच जाते हैं। सोचिए अगर ये सीढ़ी ना हो और हमें 5 खंड चढ़ने हो तो हम कैसे चढ़ पाएंगे। तो जहाँ पे भी झुका हुआ तल होता है वहाँ काम आसान हो जाता है। इस वजह से जो सीढ़ियाँ हैं, हमारी घर की सीढ़ियाँ हैं, वो एक सरल मशीन है। इसी प्रकार से जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उसमें ऐसी घुमावदार सड़कें बनाई जाती है। ये दिख रही ना आपको, ऐसे इस तरह से ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पर भी झुका हुआ तल है। कैसे, ये देखिए, ये टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ी सी सड़क बनाई गई, फिर ये ऊपर बढ़ चढ़ी, फिर ये और ऊपर चढ़ी, और ये इस तरह से। तो इस तरह से टेढ़े टेढ़े रास्ते बनाने से, झुके हुए रास्ते बनाने से गाड़ियों का ऊपर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर बिल्कुल इस तरह से चढ़ना हो तो गाड़ी कैसे चढ़ेगी, बहुत मुश्किल आएगी उसको। और ऐसे ही झुके हुए तलों की वजह से कोई काम करना, जैसे कोई भारी सामान है उसको लुढ़का के नीचे डालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं बिकने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल का शोरूम अगर आपने देखे हों या गाड़ियों के शोरूम देखे हों, तो जब वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों को चढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें बड़े बड़े इस तरह के झुके हुए तल का उपयोग करना पड़ता है। या फिर हमारे घर में भी अगर हमको देहरी के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल लेके आनी है तो इस तरह के झुके हुए तल बनाए जाते हैं ताकि मोटरसाइकिल या कार आसानी से उस पर चढ़ सके। तीसरी हमारी जो सरल मशीन है वो है घिरनी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक रील है, ठीक है, और ये मेरे पास पेन है। मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब ये इस पर ऐसे फ्रीली मूव कर सकती है, यानी अटक नहीं रही है, बिल्कुल स्वतंत्र है। और अब मैंने ये देखिए, ये धागा है और इस पर एक भार लटका है, मैंने इसके ऊपर इसको इस तरह डाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसको मुझे ले जाना है ऊपर, तो मुझे किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बल लगाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस घिरनी में मैंने इसको इस तरह से डाल दिया, और अब मैंने ये धागा देखिए, अब मैं किधर बल लगाऊंगी, ऊपर या नीचे। इसको ऊपर पहुंचाने के लिए मैं किधर बल लगाऊंगी, मैं नीचे बल लगाऊंगी तो ये चीज़ ऊपर पहुंचेगी। तो बल की दिशा यहाँ पर बदल गई। तो घिरनी क्या कार्य करती है, जो बल की दिशा है उसको बदल देती है। अगर हमें चीज़ ऊपर ले जानी है तो बल नीचे लगाना पड़ेगा, चीज़ दाएं ले जानी है तो बल बाएं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कुएं में हम करते हैं कि अगर हमें बाल्टी ऊपर खींचनी है तो घिरनी वाली रस्सी को हमें नीचे खींचना पड़ता है। तो घिरनी से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। घिरनी 2 प्रकार की होती है, चल घिरनी और अचल घिरनी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से एक वस्तु आ रही है, ठीक है, और घिरनी से वापस इधर चली जाती है, यानी इस तरह से आ रही थी और इस तरह से चली गई। तो यहाँ क्या हुआ, दिशा बदल गई, दिशा परिवर्तित हो गई। या फिर साइकिल में देखिए, यहाँ पर जो चेन होती है साइकिल की, उस चेन में हम एक तरफ पैडल मारते हैं और चेन से दूसरी तरफ उसकी दिशा बदल जाती है और पहिया आगे चल पाता है। तो चाहे साइकिल की चेन भी एक घिरनी की तरह है। और घिरनी को हम पुली भी कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, पुली। और ये एक संयोजक का काम करती है, यानी कि कम बल लगाकर 2 चीज़ों को जोड़ा जा सकता है और कम बल लगा के ज़्यादा काम किया जा सकता है, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है, चल और अचल। और हमारा 5वां जो सरल मशीन है वो है पहिया और धुरी। ये देखिए, मेरे पास ये एक पेपर है, ठीक है, और ये पेपर है और ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। अब मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर से बीच में यहाँ छेद कर दिया, तो मैंने क्या बना दी, और इसको अब मैं इस तरह से गोल गोल घुमा रही हूँ। तो इस ये जो कागज़ है इसकी धुरी क्या हुई, इसकी धुरी हुई ये पॉइंट जहाँ पर ये पेचकस इसके अंदर घुसा था। अब मैं इसकी धुरी बदलती हूँ। अब मैं इस कागज़ के में एक छोर पर इसको करती हूँ और अब इसे घुमाती हूँ, ठीक है। अब इसकी धुरी क्या हुई इस कागज़ की, ये पॉइंट, ये किनारे का पॉइंट, यानी धुरियों को बदला जा सकता है, ठीक है। और जब इस तरह से धुरी किसी पहिए के बीच में होती है, किसी कार के बीच में होती है, ये देखिए कार है,
कार का जो पहिया है, यहाँ पे इसकी धुरी कहाँ होगी, ये पॉइंट होगा। तो इस धुरी और पहिए की वजह से ही इतनी सारी मशीनें बन पाती, इतनी सारी कार और इतने सारे ट्रक, ये इस धुरी और पहिए की वजह से ही बन पाते हैं। ठीक है। और जो हमारा नट बोल्ट होता है, जैसे ये नट बोल्ट है ना, ये भी पहिया और धुरी की तरह है, ये गोल हुआ और ये जो नट है जो इसके स्क्रू में लगेगा, ये इसका धुरी हुई। तो ये नट बोल्ट भी एक धुरी और पहिए की तरह कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये धुरी है और इसके चारों ओर ये पहिया चलेगा। तो जब ये इस तरह से चलता है तो ये ट्रॉली में कुछ भी सामान होगा, इसको बड़ी आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसी तरह से इस ट्रॉली में भी ये धुरी है और ये पहिया है। ठीक है, ये चलता है तो ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ट्रॉली पहुंच जाती है। और ये झूले में तो बहुत लोगों ने झूला होगा, मेले में लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, आसमानी झूला या जायंट व्हील। इसमें कहाँ धुरी है, इसमें ये धुरी है, ये पॉइंट पे धुरी है और यहाँ से ये पहिया गोल गोल घूमता है और ये सारे जो हमारे झूले के डब्बे हैं ये पूरा इस धुरी के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये क्या है, पहिया और धुरी। और इससे भी ये भी एक सरल मशीन है और इसका उपयोग करके बहुत बड़ी बड़ी जटिल मशीनें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नट बोल्ट देख ही लिया है। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। चलिए पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने जाना कि मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है जिसके एक पॉइंट पर हम काम कर रहे होते हैं और एक पॉइंट पे मतलब हम बाहर लगा रहे होते हैं, एक पॉइंट से काम हो रहा होता है और एक पॉइंट पे वो आगे पीछे घूम रही होती है। जैसे कि ये डब्बा है, मुझे इसे खोलना है, तो जब मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ, इस चम्मच जैसी छड़ को यहाँ पर, तो ये ढक्कन खोलने के लिए मुझे ये जो पॉइंट है यहाँ पर फंसाना है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, आलम्ब, और मुझे यहाँ जोर लगाना है इस तरफ से। तो ये पॉइंट जो जोर वाला पॉइंट है ये क्या हुआ, आयास, और जहाँ पर काम होगा यानी ये ढक्कन खुल जाएगा तो ये काम क्या हुआ, भार। तो इस प्रकार से उत्तोलक एक छड़ होती है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, आयास, आलम्ब और भार। इनके आधार पर इसको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जैसे ये जो प्लास है मेरे हाथ में, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में आलम्ब होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में आलम्ब होता है, यानी जो छड़ है ये बीच में आगे पीछे ऐसे घूम सकती है। ठीक है, ये वाली जो प्लास है ये 2 छड़ों से बनी है, एक ये और एक ये। तो 2 छड़ में ये जो पॉइंट है, ये जो छड़ें हैं दोनों, इस पॉइंट के दोनों तरफ घूम सकती हैं। हम जो ताकत है यहाँ से लगाते हैं तो ये हो गया आयास, और काम यहाँ हो रहा है तो ये हो गया भार। इसी प्रकार से द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, जैसे कि सरौता। सरौते में क्या होता है कि हम भी हैंडल की तरफ भार लगा रहे होते हैं, मतलब ताकत लगा रहे होते हैं, तो हैंडल क्या हो गया, आयास, और एक छोर पर तलों का सरौता वो बंधा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो वो जो आखिरी छोर पर जो सरौता जुड़ा हुआ है वो हो गया हमारा, वो क्या हो गया, आलम्ब। और जहाँ बीच में काम हो रहा है, यानी सुपारी को बीच में हम काट के 2 भागों में कर रहे हैं, तो बीच में क्या हो गया, भार। तो ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में भी जो हमारा आलम्ब होता है वो एक पॉइंट पे यानी लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक कपड़े, जब हम कपड़े में रोए हो जाते हैं तो वैसे उसको काटने के लिए एक औजार है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो शिरा है, ये भी 2 छड़ों से मिलकर बना, और ये दोनों छड़ें इस पॉइंट के दोनों ओर घूमती हैं। ठीक है, तो हम भार पकड़ कहाँ रहे हैं, इसको बीच में। तो हम कहाँ पर ताकत लगा रहे हैं, हमारा आयास कहाँ है, बीच में। काम कहाँ हो रहा है, आगे की छोर पर। ठीक है, और कहाँ से ये दोनों छड़ें कहाँ घूम रही हैं, कौन से पॉइंट से, यहाँ से। तो जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आयास एक छोर पे होता है, भार बीच में लगता है, मतलब जो बल है वो बीच में लगता है, और जो कार्य है वो लास्ट में, यानी भार यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मशीन थी, सरल मशीन। इसी प्रकार से दूसरी सरल मशीन है स्क्रू। ये देखिए, ये स्क्रू है, ये किसी भी मशीन में जाकर उसको जोड़ने के काम में आते हैं, और ये इससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि आप सोचिए, अगर टीन के 2 पत्तियों को जोड़ना हो तो क्या हम उसको गोंद या फेविकोल से जोड़ सकते हैं? नहीं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, इस तरह का स्क्रू चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक तल है, तो ये भी एक सरल मशीन है। और जब इस तल पे हम कोई गोल चीज़ रखते हैं तो ये आसानी से नीचे की ओर चली जाती है। जब इस तल को थोड़ा सा उठा देते हैं, यानी इसको थोड़ा हम झुका देते हैं, तो कोई भी वस्तु आसानी से नीचे की ओर चली जाती है। तो इस तरह के तल को हम कहते हैं झुका हुआ तल। और ऐसे तल का उपयोग हम सीढ़ियों और पहाड़ी रास्तों में चढ़ने के लिए घुमावदार सड़कों में करते हैं। इसी प्रकार से हमने घिरनी के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये बताया था कि ये एक व्यवस्था हमने बनाई है जिसमें एक पेन है और रील को डाला है, और अगर हम इसमें कोई भारी वस्तु को खींचना चाहें तो हम किस तरफ बल लगाएंगे, हम नीचे की तरफ बल लगाएंगे और वस्तु ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो इस तरह से यह एक घिरनी है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? कुएं से पानी निकालने में, साइकिल की चेन में, और बड़ी बड़ी मशीनों में इस प्रकार की घिरनी का उपयोग किया जाता है। और पांचवें प्रकार की जो हमारी जो मशीन थी वो क्या थी? वो थी हमारा पहिया और धुरी। जैसे कि ये कार, इसके जितने भी पहिए हैं ये एक धुरी पे चल रहे हैं। ये देखिए बीच में इसमें ये पहिया और इसकी धुरी है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की हमारी सरल मशीनें थीं। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। चलिए बताइए, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें वो कैसा होता है? इसमें आयास और भार के मध्य आलम होता है, कि आलम और आयास के मध्य भार होता है, या आलम और भार के मध्य आयास होता है, या आयास और भार नहीं होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या थे? जैसे ये कैंची, या फिर हमने अभी प्लास को देखा। तो इसमें कौन से पॉइंट पे हमारा आलम्ब होगा, यानी जो छड़ है वो कौन से पॉइंट से घूम रही होगी दोनों ओर? वो ये जो हमारा यहाँ पॉइंट है बीच में, यहाँ पर घूम रही है। और हम ताकत कहाँ लगाएंगे? आयास कहाँ लगाएंगे? इस तरफ। और काम किधर होगा? कपड़ा किधर कटेगा? इस तरफ। यानी आयास और जो भार है उसके मध्य आलम्ब होता है। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो सही है। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, या 2 प्रकार की। सरल मशीनें हमने अभी पढ़ा 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम दो स्तंभों को देख लेते हैं। प्लायर्स कौन से प्रकार के उत्तोलक हैं? प्रथम प्रकार के। झाड़ू तृतीय प्रकार की उत्तोलक है। पहिए वाली ट्रॉली द्वितीय प्रकार की उत्तोलक है। और घिरनी एक सरल मशीन है। ठीक है। आपका गृह कार्य क्या है? आपके घर में कौन कौन सी मशीनें हैं, आप इसकी सूची बनाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि उन मशीनों को रख रखाव में क्या क्या काम किए जाते हैं, कैसे कैसे सावधानियां बरती जाती हैं। और सभी प्रकार के उत्तोलक यानी तीनों प्रकार के उत्तोलक का आप चित्र बनाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक खूब पढ़िए, खेलिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।